मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया has not been positive towards the opposition. अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इंतहाई संजीदा इल्जाम आयद किया है। उन्होंने आज सहाफियों से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने माजी में जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि दूसरा संगीन इल्जाम जो सामने आया वो ये था कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट्स एक ही जाली अकाउंट से बनाए गए थे। यानी मॉडल अयान अली को मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करती रही है। और अब जब यह साबित होने जा रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक बिलावल भुट्टो नैब से खौफजदा हैं और इसीलिए वो रो भी रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर इत्तलात आजकल बिलावल भुट्टो की सियासी तहरीक को अब्बू बचाओ तहरीक का नाम भी दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत इस वक्त शदीद दबाव में दिखाई देती है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत को नैब या अदालतों में मुकदमात और इल्ज़ामात का सामना करने के लिए पेश ना होना पड़े। आज भी नैब इस्लामाबाद में एक बड़ी पेशी हुई। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को कौमी एहतसाब ब्यूरो की 5 रुकनी टीम के सामने पेश होना पड़ा और वज़ीर आला सिंध नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा मंसूर मंगी, जिनका खुद भी सिंध से ही ताल्लुक है, उनके सामने पेश हुए। वज़ीर आला सिंध से तहकीकाती टीम ने ठट्टा शुगर मिल्स की निजकारी से मुतालिक पूछगिछ की और वो इस हवाले से अपने हमरा कुछ दस्तावेजात भी लाए थे। 1.5 घंटे से जायद रही ये पूछगिछ। पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो जरदारी की भी नैब में पहली पेशी थी और इसी तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी आज नैब में ये पहली ही पेशी थी। इससे कबल मुराद अली शाह ने नैब की आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी और घर पर छापे के खिलाफ की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब की कार्रवाई को नैब की दहशतगर्दी भी करार दिया था। और आज भी मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ने नैब पर शिकवा किया कि केस रावलपिंडी में हो रहा है और लोग सब कराची में हैं। पिंडी से मुतालिक कोई तजर्बा अच्छा नहीं रहा है। ये वही नैब है जिसे कभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि चेयरमैन नैब की क्या हैसियत, क्या मजाल कि मुझ पर मुकदमे बनाए, और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि ऐसा ना हो कि सैफुर रहमान की तरह इनमें से किसी को मेरे पैरों में गिरना पड़े। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे केसेस बनवाए। लेकिन अब ये मजाल तो खैर हो चुकी है। अहम तरीन बात यह है कि जब ये बयान दिया गया उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और उस वक्त हुक्मरान खुद ज़ेर-ए-आताब थे। उनकी सियासी मजबूरियां आसिफ अली जरदारी जानते थे, इसीलिए तहरीक इंसाफ इस वक्त दोनों जमातों पर मुकमुका का इल्ज़ाम भी उस वक्त लगाया करती थी। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। वो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कभी इस नैब को आंखें दिखाती रही, इस नैब को धमकियां देती रही, आज वही क़यादत पेशियां भुगत रही है और तहरीक इंसाफ पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी लगा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी की ये मुश्किलात किसी तौर भी कम होती हुई फिलहाल तो दिखाई नहीं देती। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने भी मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी स्ट्रक्चर और पोलो ग्राउंड रेफरेंस में 18 अप्रैल को नैब में पेश होंगे। जबकि FBI ने भी जाली अकाउंट्स के इंकशाफ पर एक्शन लेने का फैसला किया है और इस केस में मुबैना तौर पर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां तोहफे में मिली। इन गाड़ियों के चालान आसिफ अली जरदारी के नाम से जमा भी हुए। टैक्स और ड्यूटी भी जाली अकाउंट से ही अदा की गई थी। इस दौरान अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारवाने भुट्टो का ऐलान किया है और वो कल कराची से लाड़काना तक एक एहतजाजी रैली की क़यादत भी करेंगे। इन तमाम बढ़ती मुश्किलात में पीपल्स पार्टी की सियासत क्या मुकाबला कर पाएगी? क्या पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी तहरीक चलाकर हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बुखारी साहब, मैं आपकी टेक लेना चाहूँगी उन्हीं सीरियस एलिगेशंस पर जिनका मैंने सबसे पहले जिक्र किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए, और वो ये कि पीपल्स पार्टी ने जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसके अलावा अयान अली और बिलावल भुट्टो के जो एयर टिकट्स हैं वो एक ही जाली जो अकाउंट है उससे अदा किए गए हैं उसके पैसे। क्या कहेंगे इन पर आप? शुक्रिया। देखें, जो भी कंप्लेनेंट होता है पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस की हिस्ट्री भी आप देख लें, वो बहुत सारी पैडिंग भी हुई होती है और बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन इसको जो जुडिशियल स्क्रूटनी है, जो टेस्ट है,
जब तक वो मीट ना करे और वो मीट का हो जाए तो फिर कन्विक्शन होती है। सो फार दे आर ऑल एलिगेशन। और प्रीवियस रिकॉर्ड ये है नैब के हवाले से कि नैब ने जितने भी मुकदमात बनाए उनका कन्विक्शन रेट क्या है और नैब अपने केसेस को कितना एस्टैब्लिश कर सका। दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सेकेंडली, आप यह देखें देयर शुड बी डबल स्टैंडर्ड। अगर अभी नैब के चेयरमैन कितनी कॉग्निजेंस लिया उन्होंने पीटीआई के खिलाफ और जो मुकदमात हैं, मसलन एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि बीआरटी जो पेशावर है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी अराउंड 12 बिलियन, आज वो 66 पे चली गई है। इस बारे में कोई कॉग्निजेंस लिया, किसी चीफ मिनिस्टर को बुलाया, किसी पार्टी हेड को बुलाया? यही तो हम कहते हैं कि नैब जो भी कदम उठाता है इसको उसके गिरदार कि आप छोटे प्रोविंसेस के खिलाफ जो इनिशिएटिव लेते हैं। सही बुखारी साहब, आप ही कह रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हुकूमत के और दूसरे जो इल्जामात प्राइम मिनिस्टर की जानिब से लगाए गए हैं उनको भी आप रद्द कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आज एक खबर आई थी आपकी जो सेनेटर हैं रुखसाना बंगश साहिबा, उनके हवाले से एक खबर आई थी कि उन्होंने मुश्ताक नामी एक शख्स को प्रोटोकॉल ऑफिसर भर्ती करवाया था ईवान सदर में और उनके लेटर हेड के ऊपर वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो भी लिखी गई है। अब नैब ने जो है रुखसाना बंगश साहिबा को इंक्वायरी के लिए बुला लिया क्योंकि ये मुश्ताक नामी जो शख्स था जिनको इन्होंने भर्ती करवाया था वो 45 बार अयान अली के साथ सफर कर चुका है। तो ये जो दूसरा दावा कर रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये खबर उसको कुछ सच बताती हुई लगती है, इस पर क्या आपका ख्याल है? देखिए, मैं फिर इसको कहूंगा दिस इज एन एलिगेशन और जब तक ये एलिगेशन थ्रू एविडेंस एस्टैब्लिश नहीं होता तो टिल सच टाइम एवरीबॉडी इज इनोसेंट। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो इल्जामात लगते रहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ 77 ऑनवर्ड 80s में 90s में इल्जाम लगते रहे। आज मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन है? इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, तो उसको एस्टैब्लिश करना कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशियल स्क्रूटनी उन एलिगेशंस की बहुत जरूरी है। हम तो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। आज मुराद अली शाह साहब गए तो हम तो आंसरेबल हैं और हम समझते हैं कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, उस पर तो अमल दरामद होता कोई नहीं। और नैब के चेयरमैन क्यों नहीं बाकी इश्यूज पे कॉग्निजेंस लेते? मतलब आपको मिसाल देता कि नैब के जो कंडक्ट था सिंध में उनका एटीट्यूड और था, इंक्वायरी पे अरेस्ट करते थे, पंजाब में रेफरेंसेस फाइल हो जाते थे, अरेस्ट नहीं होती। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो नैब का इंस्ट्रूमेंटल बना हुआ है। तो क्या समझे से बुखारी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो केसेस अभी मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं इनमें कोई पोटेंशियल नहीं है और आपको नहीं इनका फ्यूचर नजर आता कि कोई भी पेशरफ्त इस हवाले से हो पाएगी? अच्छा, सही ना। ये बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे उनको कोई पोटेंशियल इन केसेस में नज़र नहीं आता और उन्होंने कहा कि जब तक साबित नहीं हो जाती कोई चीज़ तब तक जो है वो कोई भी बात इस तरीके से नहीं कही जा सकती। सब के सब एलिगेशंस ही हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए गए एलिगेशंस की जो कि लगाए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इससे पहले हम सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं। उनसे कहा मीटिंग भी नासिर शाह साहब की हुई है। इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बातें हैं जो इस मीटिंग में तय की गई हैं, क्योंकि कारवाने भुट्टो का आगाज़ जो है वो कल से होने जा रहा है। और इससे पहले बिलावल जब बात करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो वो एक एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी जिक्र करते रहे। नासिर शाह साहब, सबसे पहले तो बहुत वेलकम कहेंगे आपको शो में। आपसे कुछ देर पहले आप एक मीटिंग में थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ अहम बातें हुई, क्या चीजें तय पाई हैं? क्या कारवाने भुट्टो के हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, अभी कुछ देर पहले तो कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कल का प्रोग्राम है चेयरमैन साहब का और यहाँ से वो कल सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं
और ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जी ये जो है कोई नैब के ख़िलाफ़ है और करप्शन वाले उस पे है जो ये चीज़ें हो रही हैं, असल वजह ये है कि जो वफाकी गवर्नमेंट की नाअहली है जिसकी वजह से आम लोगों का जीना दोभर हो गया है, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। जो आप देख लें, बिजली के नर्ख देख लें, गैस की हालत देख लें, महंगाई देख लें, रोज़मर्रा की अशिया में जो खुर्दो नोश की हैं या दीगर, और फिर आप डॉलर का देख लें और सारी चीज़ें जो इन्होंने कहीं और जिस पे अभी ये इनराफ कर रहे हैं। और जब इनसे इनकी किसी बात पे आप पूछें तो इनके प्राइम मिनिस्टर समेत जितने वुज़रा हैं वो तवज्जो हटाओ महकमों में, समझ लें उनका महकमा ही एक है, तवज्जो हटाओ, और वो बस जो बात पूछें तो वो सिर्फ बात करते हैं जी करप्शन की बात है, जी इनका ये है, इनका वो है। अजीब किस्म की बदजुबानी, बद कलामी की इंतहा करते हैं। शाह साहब ये तो आपका नजरिया है ना कि ये आप लोग ये तहरीक इस नजरिए से चला रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम पर निकल रहे हैं बिलावल। तो मुझे एक तो इस हवाले से ऑब्वियसली आपका टेक चाहिए कि आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेते हैं। दूसरा ये वो बार बार कह चुके हैं कि आप लोग इसलिए बाहर निकल रहे हैं, आपने जो हमदर्दियां नून लीग से भी दिखाई वो इसलिए दिखाई क्योंकि आपको सामने जेल नजर आ रही है। जबकि अभी आपके सीनियर रहनुमा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब तक कोई चीज साबित नहीं होती तब तक तो कोई भी जो है वो एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन ही रहेगा, उस पर कोई प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं हो सकती। तो मैं इस पर आपका टेक चाहूंगी, ये जो अब्बू बचाओ मुहिम का नाम दिया है फवाद चौधरी साहब ने आपकी इस तहरीक को। देखिए, मैं आपको यही अर्ज़ करूँ ना, ये जो फ़राड चौधरी और फसाद चौधरी है, ये इस तरह की बातें करके नई नई इस्तिलाहें पैदा करके ये भी चाहता है कि हम भी इसी तरह की बदतमीज़ी करें, इनको इस तरह के जवाबात दें। लेकिन ज़ाहिर है हम नहीं चाहते, क्योंकि मीडिया पे आपको सब पूरी आपके चैनल को पूरा पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, आपके अपने प्रोग्राम की भी माशाल्लाह बहुत बड़ी रेटिंग है, आपको देखा जाता है। तो क्या लोगों को असर जाएगा अगर मैं अभी फवाद चौधरी के सारे किस्से आपको शुरू कर दूं कि ये कहाँ कहाँ पे रहे? ये सारे फवाद चौधरी हो, शेख रशीद हो, इस तरह के 2-3 ये सारे बिकाऊ माल हैं, घटिया लोग हैं। आप देखें ये कब कहाँ थे, कब कहाँ हैं, पहले किसकी बातें करते थे, किसके कसीदे गाते थे, और जब ये अब क्या इनके लिए मैं कहूँ, ये इस तरह की बातें करके मैंने आपको अर्ज़ की ना कि अगर इनसे पूछें कि भाई महंगाई इतनी क्यों हुई, ये टैक्सेस क्यों बढ़े, ये आज डॉलर इधर कहाँ पे पहुँचा है, बिजली का बिल इतना क्यों आता है, दीगर चीज़ें जो आपने वायदे किए थे कंटेनर पे चढ़कर अपनी पूरी कैंपेन में जो आपने बातें, एक बात पर ये नहीं रहे। कशकोल तोड़ने की बातें की, खुदकशी करने की बात कर ली थी इन्होंने, IMF जो इनको अब मिस वर्ल्ड लगने लगी उस वक्त चुड़ैल लगती थी। किस बात पे ये ठहरे? जब इनसे कोई इस बात का सवाल करता है तो ये बात के जी देखें ये NRO मांगते हैं, जी हम एहतसाब करते हैं, तो ये करप्शन पे ये बात करते हैं, ये जो इसने अल्फाज कहे मैं दोहराना नहीं चाहता, तो इस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि ये अपना जवाब दें आके और आके बताएं कि हमने जी ये बेहतरी आई है, जो इन्होंने नहीं की। इतने छोटे से अरसे में अफराते ज़र इस वक्त डबल है। पिछले साल से आप चेक कर लें ना, आपके पास तो सारे अदाद व शुमार होते हैं कि इस वक्त अफराते ज़र कहाँ पे पहुंची है, पिछले साल क्या थी और आज क्या है, और फिर महंगाई कहाँ पे पहुंची है। ये जब बात फवाद चौधरी साहब ने की ना, तो मरियम नवाज साहबा पर भी उन्होंने चोट की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक मुहिम चलाई थी, मुझे क्यों निकाला, लेकिन बात तो बहुत हुई, पॉपुलर तो बहुत हुई ये मुहिम मुझे क्यों निकाला वाली, लोगों ने खूब इसके ऊपर बहस की, लेकिन बच नहीं सके वो जेल से। तो अगर आप लोग इस वजह से ये मुहिम चलाने निकल रहे हैं तो फिर आप भी नहीं बच सकेंगे, ये मौक़िफ़ था उनका। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है, और ये केसेस पीपल्स पार्टी के लिए कोई नए नहीं हैं। आप अगर कोई साल 1.5 साल पहले की अपनी वीडियो क्लिप्स देख लें, अपने प्रोग्राम देख लें, तो यही PMLN वाले वही बातें किया करते थे जो आज PTI वाले कर रहे हैं। यही आपको नैब की तारीफ़ें और एहतसाब की बातें और ये सारे पीपल्स पार्टी के ऊपर जो कीचड़ उछालने की बातें यही लोग किया करते थे। आज वो जाहिर है जब खुद उसमें आए हैं तो अब फिर वो दूसरी बातें करते हैं। यही हाल PTI का है। थोड़े आने दें, कुछ अरसे के बाद फिर देखिएगा कि इनका बयानिया जो है वो क्या होगा। और दूसरी बात, ये जिस तरह की बातें, करप्शन के इल्ज़ामात, दीगर चीज़ें, ये आज लगा रहे हैं। ये हम लोग 77 के बाद जब भुट्टो शहीद कि उसका तख्ता उल्टा गया, डिक्टेटर आया और उसके बाद ये बयानिया शुरू है, वो हमेशा
वो रहता है, लेकिन इसमें देखें आसिफ साहब 10 साल से ज़्यादा जेल में रहे, क्या साबित हुआ उन पर? और उस वक्त कोर्टों ने उनको बाइज्जत बरी किया जब डिक्टेटर की हुकूमत थी, उस हुकूमत में किया जब कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। ये सारे इल्जामात झूठे, और आज ये जो JIT या जो भी आप कह लें, झूठी, जाली, मनगढ़ंत, नहीं होती, जब तक कोई चीज साबित नहीं होती तब तक ये एलिगेशंस ही रहेंगे। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएगा कि वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं आज नैब को यकीन दिलाकर आया हूं कि मैं उनके साथ मुकम्मल ताउन करूंगा। इससे पहले हमने देखा कि जब आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी होती है तो नैब की दहशतगर्दी करार देते हैं वज़ीर आला साहब इसको। तो मुझे ये बताएगा कि अभी क्या कायदे के मुताबिक चलना चाह रहे हैं, इसलिए वो यकीन दिला रहे हैं और मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं, या फिर अब उनको एतमाद आ गया नैब पर, मौक़िफ़ बदल गया उनका? देखें, ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने। मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम लोग कानून का एहतराम करते हैं। अब जो भी सिलसिला हुआ, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर हैं। हम बिल्कुल, हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये केसेस जो हैं वो वहाँ पे इस्लामाबाद या पिंडी में चलाए जा रहे हैं, जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि सारा केस यहाँ का है, सब कुछ यहाँ का है, उसके बावजूद वहाँ पे क्यों चलाया जा रहा है? अभी आपने आगा सिराज की बात की, देखें आपके रिकॉर्ड पर मौजूद है कि जब उनके घर पर ये नैब का सर्च हो रहा था, उस वक्त कितने लोग थे जो उनके सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे? 10 या 12, और पूरी कैबिनेट वहाँ पे मौजूद थी, कई बड़ी तादाद में कारकुन वहाँ पे मौजूद थे, सिंध गवर्नमेंट थी। क्या ये 10-12 लोगों को हटा नहीं सकते थे? लेकिन हम कानून का एहतराम करते हैं, हम कानून नहीं हाथ में लेना चाहते। ये जो इल्ज़ामात हैं कि जी अगर सिंध में ये चलेगा केस, कराची में केस चलेगा तो असरअंदाज होगी गवर्नमेंट, ऐसा हमने अगर करना होता तो क्या वो 10-15 सिक्योरिटी के लोगों को हटाया नहीं जा सकता था या कुछ और? हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हालांकि आपके रिकॉर्ड पर मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट जब पीपल्स पार्टी की थी, FIA की टीमें इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जब लाहौर में किसी 1-2 जगह पे उन्होंने छापे मारे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी इस तरह की बात नहीं की। लेकिन अभी हमेशा कानून का एहतराम करते हैं। आज भी हमें अदालत उज़्मा और अदालत आलिया से इंसाफ की उम्मीद है। सही, लेकिन अभी एलिगेशन दूसरी तरफ लग रहा है, जिस तरह की मुराद अली शाह साहब ने कहा कि ये रावलपिंडी में केसेस को मुंतकिल करना, लोग यहाँ मौजूद हैं, कराची में, सिंध में, और तमाम केसेस यहाँ के हैं, रावलपिंडी में मुंतकिल करना नैब को दबाव में लेने के मुतरादिफ है। तो ये किस तरफ इशारा था उनका आपके ख्याल में? क्या ख्याल है इस बारे में कि मुराद अली शाह साहब ने कौन कौन दबाव में ले रहा है नैब को? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जब केसेस यहाँ पे हैं और हम लोग उस पर असरअंदाज भी नहीं होते, तो उसको वहाँ पे मुंतकिल करना जो है, ये इस पे सबको तहफ़्फ़ुज़ात है, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, दूसरे लोगों को भी है कि इस तरह तासुर क्यों दिया जा रहा है कि यहाँ के लोगों के केस, हाँ अगर उसमें कोई इस तरह की बात होती कि कोई इस तरह का केस होता जो इस्लामाबाद से रिलेटेड होता, पिंडी से रिलेटेड होता, KP से रिलेटेड होता, किसी और सूबे से रिलेटेड होता, तो आप भले वहाँ पे चलाएं। लेकिन जब सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और नैब का यहाँ पे भी हेडक्वार्टर है, DG साहब भी यहाँ पे होते हैं, और उनके बताएं कभी असरअंदाज होने की कोशिश की है सिंध गवर्नमेंट ने? कभी भी किसी केस के ऊपर आप बता दें, कभी भी उनसे पूछ लें कि कभी किसी चीज़ में, अभी FIA की जब JIT थी, जो रिकॉर्ड वो मांगते थे उनको मिल जाता था पूरा। कब हुआ है कि उनको हमारे किसी अफसर ने या सिंध गवर्नमेंट असरअंदाज हुई है? और फिर उससे सबसे बड़ा वाकया मैंने आपको बता दिया कि आगा सिराज साहब के घर के बाहर पूरी कैबिनेट मौजूद थी, सैकड़ों लोग मौजूद थे, 15 लोग उनके साथ अगर सिक्योरिटी एहलकार थे तो, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। अपना तौर पर हमने एहतजाज जरूर किया बाहर, लेकिन हमने कानून हाथ में नहीं लिया। सवाल वहीं पर है कि नैब को दबाव में लेने के मुतरादिफ है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मुराद अली शाह साहब किस तरफ इशारा कर रहे थे, नैब पर दबाव कौन डाल रहा है? क्योंकि अगर जो नैब पर दबाव डाल रहा है, फिर ऑब्वियसली आपके जो केसेस नैब पर चल रहे हैं उनके ऊपर भी असरअंदाज हो सकता है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल असरअंदाज हो या ना हो, लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज़ की कि अदालत उज़्मा, अदालत आलिया पे हमें पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। हम अपना केस देखें, ये सिर्फ जो है ना, ये कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है कि ये हो गया, वो हो गया, बढ़ा चढ़ा के। आपको याद होगा कि पहले वाला वाकया कि जी आसिफ साहब पर इल्ज़ाम था कि एक बंदे के
टांग पर बम बांधकर उसको बैंक में भेज दिया कि जाओ वहां से पैसे निकाल के लाओ। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसने पैंट पहनी हुई थी, किस पैंट के अंदर बम बांधा जा सकता है? यहाँ कभी बताया जाता है कि जी किसी वजीर के घर से 2 अरब रुपए मिले, भाई वो 2 अरब कहाँ गए? किसी कश्ती से 5 अरब निकल आए, वो कहाँ गए? ये सारे परसेप्शन, ये बेबुनियाद बातें। अभी ये आगा सिराज साहब का जब किस्सा हुआ, उनके लॉकर्स की बात हुई, उनके घर पे जब सर्च हुआ तो कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर चल रही थी कि इतना सोना निकल आया, करोड़ों अरबों रुपए निकल आए, वो कहाँ गए? ये सिर्फ मैंने आपको बताया एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है और सिर्फ पीपल्स पार्टी को हदफ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो आपके पे आश्कार होगा कि ये सब बेबुनियाद, झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद चीजें। ये जो एलिगेशन लगाए, ये जो एलिगेशन है शाह साहब, ये जो अयान अली और बिलावल भुट्टो के एयर टिकट्स एक ही जाली बैंक अकाउंट से बनाए गए थे और इसके बाद फिर आपकी जो सेनेटर रुखसाना बंगश हैं उनको भी नाब ने जो है वो इंक्वायरी के लिए बुला लिया है, क्योंकि उन्होंने जिस बंदे को प्रोटोकॉल ऑफिसर भर्ती करवाया था प्रेसिडेंट हाउस में, मुश्ताक नामी शख्स, वो 45 बार अयान अली के साथ सफर भी कर चुका है। तो ये तो एक लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, किसी ने कह दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मिक्सअप किया जाता है ना अकाउंट्स को, हम कहते हैं कि अकाउंट्स को क्लियर करें। ये जी फालूदे वाले से इतने अरब रुपए निकल आए, जी लाड़काना वाले का अकाउंट, लाहौर वाले अकाउंट, दूसरे अकाउंट, वो अब अकाउंट क्यों नहीं है उनको ज़हर बहस लाया जाता? पहले जब कोई अकाउंट निकलता है तो उसको एकदम मुंसलिक कर दिया जाता है पीपल्स पार्टी से। जब वो चेक होता है कि किसी और इदारे का है, किसी और कंपनी का, तो कहते हैं ये तो जी ट्रेड अकाउंट है और बड़े बड़े इदारे जो हैं इस तरह के ट्रेड अकाउंट रखते हैं। मैं तो आपके तवज्जुद से ये अपील करता हूं कि ये फालूदे वाला अकाउंट, लाड़काने वाला अकाउंट, लाहौर वाला अकाउंट, ये दीगर अकाउंटों की JIT बनाई जाए और चेक किया जाए कि ये अकाउंट किस कंपनीज के हैं, किसके अकाउंट हैं, और फिर क्यों बाद में इधर से उधर की बात की जाती है। और फिर एक और बात, एक और बात, ये जो अकाउंट की बात की जाती है कि जी ये बिल अदा किए गए, चेयरमैन साहब के लॉन्ड्री के बिल हैं जी, उनके सदके के बकरों के बिल हैं, उनकी दावतों के बिल हैं, अदी फरियाल के तो किसी घर का सीमेंट भेज दिया गया, दीगर चीजें, ये सारा मैं आपको अर्ज करूं कि ये सारी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं चीजें। ये उनकी जो फसल है गन्ने की, ये उनके पैसे हैं। जाहिर है अगर कुछ अकाउंट कहीं पे मिलते हैं, ये तो भी तहकीकात होगी कि उसमें असल कल्प्रेट कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमें ज्वाइन किया नासिर शाह साहब ने। छोटा सा ब्रेक हमें क्विकली लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काफ़ी बात हो रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानिए पर, लेकिन उसके साथ साथ शेख रशीद साहब का एक जहादी नजरिया भी सामने आ गया है। तो इन दोनों पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जंग ने रियासती बयानिया मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया है। रियासत पाकिस्तान ने इस जंग में माली और जानी बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद जहां हम दुनिया को ये बावर कराने में फिलहाल नाकाम रहे कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हमारे इकदामात मुखलिसाना और किसी किस्म की बदनीयती से बिल्कुल पाक हैं, वहीं पर हमारे यहाँ सियासतदानों के बयानात ने भी इस मुश्किल में मजीद इजाफा कर दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे अधोनाक बासानियों के बाद हमने गुड और बैड तालिबान के फर्क को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान पर एक्शन के हवाले से अंदरूनी हो या बैरूनी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, जबकि हमने अपने घर को ठीक करने के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। हाल ही में भारत और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने पर आन खड़े हुए। इसमें भी भारत का यही मौक़िफ़ था कि पुलवामा हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान इनकी पुष्टपनाही करता है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन आज पाकिस्तान में सियासतदानों की बयानबाजी ने दुश्मन को एक बार फिर से ये मौका फराहम किया है कि वो हमारे रियासती बयानिए पर तनकीद कर पाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक बयान ने भारतीय मीडिया को एक नई जुबान दी है। वो बयान क्या था, सुनते हैं। वज़ीर आज़म खुद इंटरेस्ट नहीं शो करता। जब वज़ीर आज़म खुद जब भारत के खिलाफ भारत के साथ इतना बड़ा वाक़या हो रहा था, he was miscalling Modi, जब the army chief was briefing the parliamentary leaders, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का रवैया has not been positive towards the opposition। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। आप कहते हो
कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं। अब बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन इस बयान को बिलावल की एक चाल करार दे रहे हैं। मुखालिफिन का यह कहना है कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त बैरूनी दबाव में है, FATF की तलवार हुकूमत के सर पर लटक रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वालिद और पार्टी की सीनियर क़यादत को करप्शन के चार्जेस से बचाने के लिए इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस सोच से हमारी फौज आज लड़ रही है और आर्मी चीफ भी बैरूनी खतरे से ज्यादा अंदरूनी दुश्मन को खतरनाक करार दे रहे हैं, वो जहनियत और वो सोच हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके खिलाफ ज़रबे अज़ब किया गया, जिसके खिलाफ रद्दुल फसाद किया गया और रियासत की हतमी तौर पर पॉलिसी सामने आई कि जहाद का ऐलान सिर्फ और सिर्फ रियासत ही कर सकती है। लेकिन अब वफाकी वजीर शेख रशीद ने एक और बयान दिया जिससे मच गई हलचल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले और फिर एक निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू में बाद में इस बात को दोहराया कि अगर उनके मोहल्ले की मस्जिद के मौलवी या इमाम जहाद का ऐलान कर दें तो वो जहाद के लिए निकल खड़े होंगे। अगर मेरे मोहल्ले का मौलवी मौलाना अशरफ अली साहब या हुसैनुद्दीन शाह साहब मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जहाद फर्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूंगा। आपका ये परसेप्शन है कि इमाम जो है मस्जिद का वो अगर अनाउंस करे तो सबको जिहाद पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे स्टेट अनाउंस करे या ना करे, डिक्लेयर करे या ना करे? मेरी सोच ये है कि जिस मकतब अपने अकीदे को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं चाहिए। जिस मकतब फिक्र के आप इमाम और मुफ्ती को मानते हैं, ठीक है, वो अगर फतवा दे दे तो जहाद लाजिम है, तो जहाद लाजिम है जी। आप शेख रशीद जो एक अहम तरीन हुकूमती ओहदे पर हैं, वो ये बयान दे रहे हैं जिस पर कई सवालात उठ चुके हैं। वैसे शेख रशीद साहब आमतौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम में मौलाना हजरात से किस तरह से पेश आते रहे और इनका मजाक बनता रहा, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि मेरे मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी भी अगर जहाद का ऐलान कर दे तो मैं जहाद के लिए उठ खड़ा हूँगा। वो शेख रशीद मौलाना हजरात की कितनी इज्जत तक करते हैं, इस वीडियो में ही आपको नजर आ जाएगा। सर तकरीर भी नहीं टाइम हो गया ना सर जी, दुआ ही कर सकते, दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान तरीक़त बंदाए नाचीज़ खादिम आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, दर्जा बदर्जा तमाम बुजुर्गों अजीज़ा अजीज़ों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। बामलादा बाहोशियार फख्र एशिया बड़े सगीर पाको हिंद खानू के खान इमरान खान 14 अगस्त को इस्लामाबाद शेरवानी और जनाब के साथ अल्लाह की मेहरबानी से जलवाए फरोज होंगे। आप सब दुआ करें। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मेरे सुने अल्लाह प्यारे अल्लाह। एक मिनट रह गया, मुख्तर तरीन पीर साहब से दरखास्त। फरजंदे पाकिस्तान नूं इज्जत दे, राशिद नूं कामयाबी दे, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मोहम्मद। तू रह नहीं सकता, तू रह नहीं सकता, तू रह नहीं सकता। अब शेख रशीद साहब के जहाद के मुतालिक इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ गए हैं कि क्या किसी पेशे इमाम के कहने पर जहाद को ऐलान जहाद समझा जाएगा या नहीं। क्या शेख रशीद के बयान ने बिलावल के बयान से भी ज्यादा रियासती बयानियों को नुकसान नहीं पहुंचाया? रियासती बयानिया पर बिलावल के हालिया ट्वीट ने भी माहौल को काफी गर्मा दिया था, जिसमें उन्होंने रियासती बयानियों को कहा कि भाड़ में जाए आपका बयानिया और आप, और इसका रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने जवाबी ट्वीट भी किया और बिलावल को कहा कि भाड़ में जाए आपका नजरिया। अब ये नजरिया और बयानिए पर बयानबाजी से रियासत को फायदा हो रहा है या नुकसान, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार सलीम साफी साहब। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। साफी साहब, ये एक सिटिंग मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देता है तो मुझे ये बताइएगा कि जो स्टेट का नैरेटिव है जिसको हम इंटरनेशनली बताने की कोशिश कर रहे हैं, FATF का एक वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इस वक्त कितना बड़ा धचका है ये स्टेट के नैरेटिव को इस तरह का बयान? अब ये देखिए, इसी चीज पे हमें हैरानगी हो रही है कि ये जो बात शेख रशीद साहब कह रहे हैं, यही बात थी जो TTP कर रही थी एक और पैराए में। TTP की दलील भी यही थी कि जिहाद के लिए स्टेट की इजाजत की जरूरत नहीं है, और अगर हमारे उमरा ने या हमारे अमीर ने या हमारे मौलवी साहब ने जिहाद का फतवा दे दिया है तो हम पे वो फर्ज हो गया है। अब बयान ही वही बात एक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब कर रहे हैं। तो दूसरी बात कि ये हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब भी बार बार ये वाजे कर चुके हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये वाजे कर चुके हैं कि वायलेंस पे इजारादारी सिर्फ और सिर्फ रियासत की होनी चाहिए। तो ये दुनिया को भी इस वक्त हम बता रहे हैं
कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी यही है। अगर मजहबी हवाले को हम एक तरफ रख भी लें कि तो ये स्टेट की पॉलिसी की और स्टेट के बयानिए की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है जो बात शेख रशीद साहब ने की है। फिर तीसरी बात कि पिछले साल पाकिस्तान के तमाम मकातब फिक्र के उलमा को इकट्ठा किया गया, 1700 से ज़ायद उलमाए कराम से दस्तखत लिए गए, जिसमें तमाम जो हमारे मदारिस के जो सब वफाक हैं सबके सरबराह भी थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे। और ये सब कुछ काम मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि हमारी फौज की कोशिशों से और खुसूसन आर्मी चीफ की कोशिशों से ये काम किया गया और ईवान सदर में उसकी तकरीब हुई और उसको क़याम पाकिस्तान के नाम से मजहबी हवालों से पाकिस्तानी रियासत का बयानिया भी करार दिया गया और उसे पाकिस्तान के तमाम दीनी हलकों का मुत्तफ़िक़ा नुक्ता नज़र भी करार दिया गया। और उस पैगाम पाकिस्तान का अहम नुक्ता ये है कि जिहाद डिक्लेयर करना सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसी तरह उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि किसी को काफिर और मुर्तद और गैर मुस्लिम करार देना भी। साहब मुझे ये बताएगा कि अभी तक हमने इसके ऊपर ऐसा कुछ तरह का एक्शन नहीं देखा। जितना खतरनाक ये बयान है, नेशनल एक्शन प्लान जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसके सारे नजरिए को शेख रशीद साहब ने उलट कर रख दिया। रद्दुल फसाद हमने किया, हमने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब किया, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक बात है। क्या अब सही समझा जाए मासूम मिशाल का जो कत्ल हुआ उसको, या बहावलपुर में एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट के हाथों कत्ल हो जाता है, शेख रशीद साहब ने क्या सबको लाइसेंस दे दिया ये करने का? ये तो यही तो अलमिया है इस रियासत का। और ये जन्नत जैसा मुल्क जो इस मुकाम तक पहुंच गया, तो वजह उसकी ये है कि यहाँ पे सबसे यकसा सलूक नहीं किया जाता, सब पे कानून का यकसा इतलाक नहीं किया जाता। जो लाडला बन जाता है पाकिस्तान को चलाने वाली कुव्वतों का, वो शेख रशीद हो, वो इमरान खान हो, वो किसी जमाने में नवाज शरीफ भी हो, तो फिर वो कुछ भी करे उसको सब कुछ करने की इजाजत होती है। अब अगर यही काम कोई मुस्लिम लीग नून का कोई लीडर करता, नवाज शरीफ करता, कोई परवेज रशीद करता, या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा करता, या एनपी का कोई बंदा करता, तो पता नहीं अब तक उस पर जो है गद्दारी के मुकदमे भी बन चुके होते और कुछ भी। लेकिन इस मुल्क में मसला यही है कि जो कोई मुक़्तदिर कुव्वतों के राइट साइड पे खड़ा हो या उनके मोहरे का किरदार अदा कर रहा हो, तो उसको फिर सब कुछ करने की इजाजत। साहब यही तो सवाल है कि इमरान खान साहब कब एक्शन लेंगे इसके ऊपर? ये इंतहाई खतरनाक किस्म का बयान है, कब एक्शन लेंगे? क्या वो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब को मस्जिद का कोई भी मौलवी जो है वो जिहाद का फतवा दे दे, और शेख रशीद साहब जब जिहाद करने निकलेंगे तो फिर सोचेंगे उनको रोक लिया जाएगा? इस तरह की चीजों पे एक्शन लेना इमरान खान के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इमरान खान साहब ने तो खुद इस बंदे के बारे में ये कहा था कि इसको मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसे वफाकी वजीर लगा लिया, यानी जो अपनी बात की थी उसको ही रद्द कर दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब के ख्याल में ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का बयान है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, जो कि अभी नहीं लिया गया। इसके साथ ही प्रोग्राम कवर यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।